हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताब से क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अक्रिया। तो हम देखेंगे कि यदि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि ये अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 अधातु और ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हो, कोई भी अधातु हो जो धातु ना हो और उसमें ऑक्साइड जुड़ा हो, तो हमने CO2 लिया और एक CaOH को होल टॉइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। ये एक क्षार है और ये अधात्विक ऑक्साइड है। तो हमने इसको हम पढ़ चुके हैं कि जब इसकी क्रिया कराते हैं तो एक लवण और जल बनता था। तो हम लोगों ने जब इसकी क्रिया कराई थी तो एक लवण और जल बना था। तो लवण बना था CaCO3 प्लस H2O। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया कराए थे तो एक लवण और जल बना था, जो कि इसमें ये एक प्रबल क्षारक है। ये क्षार है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाया है। तो आगे कह रहा है और हमने एक अक्रिया और कराई थी जिसमें ये क्षार था CaOH का होल टॉइज, और इसकी हमने उदासीनीकरण अपक्रिया में पढ़ा था कि जब हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो हमने एक ले लिया HCl, तो क्या बनेगा CaCl2। तो यहाँ पर दो ले लेंगे तो 2Cl2 हो गया, इधर भी Cl2 इधर Cl2, और क्या बचा है जल H2O। कितने जल हैं? 2 जल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड और यहाँ पर अम्ल है। तो ये क्षार तो दोनों में है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये अधात्विक ऑक्साइड है और यहाँ पर अम्ल है। ये है अधात्विक ऑक्साइड, ये अम्ल है। तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि जब हमने उदासीनीकरण अपक्रिया में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ये एक लवण है, ये जल है। हमने देखा था कि अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ भी एक क्षार तो हो गया, ये क्षार हो गया और इधर लवण और जल बना है। तो फिर ये क्या होगा, इसकी भी प्रकृति कैसी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। इसमें लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय प्रकृति क्या होगा। जो कि हमने स्पष्ट कर लिया कैसे, ये क्षार है, ये क्षार है और इधर बना है लवण और जल। तो फिर हमने उदासीनीकरण अपक्रिया में पढ़ लिया है कि जब हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इससे हमें स्पष्ट हो गया कि अधात्विक ऑक्साइड भी एक प्रकार का अम्ल ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, यानी
दोनों में चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में कुछ तो समानता होगी। तो हम यही देखेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये है एसिटिक अम्ल। तो फिर इनके सभी के गुणधर्म समान होते हैं, परंतु समान क्यों होते हैं, कैसे होते हैं समान? क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं। तो फिर इनमें समानता क्या होती है? तो हमने इसमें अपक्रिया में देखा था, ये अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं। तो जैसे कोई धातु, मान लीजिए कैल्शियम धातु हो गई, अगर इसको हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं HCl, तो क्या बनता है? CaCl2, और क्या बनेगा? H2। तो दूसरी धातु लेते हैं, जैसे सोडियम धातु हो गई, इस अम्ल को ले लेते हैं H2SO4। सभी हम अम्लों की धातु के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? Na2SO4। यहां पर 2 से गुणा करेंगे ताकि समीकरण संतुलित हो जाए, और क्या बचेगा? H2। एक धातु और जैसे लेते हैं मैग्नीशियम धातु, Mg प्लस नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं HNO3। क्या बनता है? MgNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2। हम देखेंगे इसमें क्या समानता दिख रही है। कुछ दिख रहा है इसमें समानता कि ये अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया करा रहा है तो कुछ सभी में कुछ समानता दिख रही है। इधर दिख रही है, हमको तो दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। ये देखिए, इसमें भी H2, इसमें भी H2, इसमें भी H2। हमने देखा कि जब ये अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। इससे पता चलता है, हमें इससे ज्ञात हो गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, यानी अम्लों में हाइड्रोजन है। जब यह धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है तो हमें पता चल गया कि अम्लों में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो हम क्रियाकलाप के द्वारा जांच करेंगे कि क्या हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे कि क्या जिन यौगिकों में हाइड्रोजन होता है क्या वो भी अम्ल हैं? यह क्षार है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, क्या ये भी अम्ल है? इसमें भी H है, क्या ये भी अम्ल है? इसको हम क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले हम कुछ यौगिकों को ले लेते हैं, जैसे दिया गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज है, एल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल है।
सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हम 4 यौगिकों को लिए हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। एल्कोहल का होता है C2H5OH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हम सबसे पहले एक कारक लेंगे, रबर का कारक। ये कारक है रबर का। इस पर हम 2 कील लगा देंगे। दो कील लग गई। अब हम 100 मिलीलीटर का एक बीकर में इसको रख देंगे, जिसमें 100 मिलीलीटर तक विलयन आ सके। ये एक बीकर है। और इन दोनों कीलों को हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इसमें हम एक बल्ब लगा देंगे और यहाँ पर एक स्विच भी। ये बल्ब है, ये स्विच है और इस वाले को हम इसमें जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बीकर में अम्ल डालेंगे। HCl अम्ल पहले डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालकर विद्युत धारा स्विच द्वारा ऑन करके प्रवाहित करेंगे। यदि ये बल्ब जल जाता है तो फिर वो हमारा अम्ल होगा। यदि बल्ब जलेगा तो अम्ल होगा और इसको फिर हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। यदि बल्ब जलेगा तो फिर अम्ल होगा। या फिर हम इसको ग्लूकोज को, एल्कोहल को बारी बारी से डालेंगे। यदि बल्ब जलेगा तो हमारा अम्ल होगा, यदि नहीं जलेगा तो अम्ल नहीं होगा। क्योंकि अम्ल जो है, हमने पहले भी पढ़ा था अम्ल के बारे में। अम्ल विद्युत धारा का चालन करता है, इसीलिए यदि अम्ल रहेगा तो बल्ब जलेगा और अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। और जो हमारे नल का जल होता है या कोई अन्य जल, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। अम्ल में भी हाइड्रोजन आयन होता है, इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह करता है और इसमें नहीं करता है।
यही थी समानता कि दोनों में हाइड्रोजन तो होता है लेकिन आयन नहीं होता, आयन के रूप में नहीं रहता है। अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन ना हो करके ये जलीय रूप में रहता है। ये HCl के साथ जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है वो स्वतंत्रता नहीं होता है, वो जल के रूप में यानी जलीय विलयन के रूप में रहेगा। या फिर ये जल से ये क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। H3O ये जलीय विलयन के रूप में रहता है। या फिर हाइड्रोजन प्लस आयन एक्वेरियम यानी विलयन के रूप में, जलीय विलयन। अब हम देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन यानी ये जल है, जल, इसमें अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ये अम्ल HCl, इसमें जब इसकी अक्रिया जल की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन, जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। तो हमें क्या दिखा कि ये जो H प्लस आयन था वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, जल से अपक्रिया करके ये स्वतंत्रता नहीं रहता है, ये विलयन के रूप में रहता है। इसको H3O कहते हैं, यानी ये H3O के रूप में रहता है। हाइड्रोनियम आयन जल की उपस्थिति में ये हाइड्रोनियम आयन यानी विलयन के रूप में रहता है और जल की अनुपस्थिति में ये आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो अम्ल का तो ये H प्लस आयन हो गया, इसको हम जल के रूप में H3O प्लस आयन लिखते हैं। और जब इसका प्लस आयन निकल गया तो क्षार क्या कहता है कि तुम भाई H प्लस आयन निकालते हो तो हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम भी कुछ बनाएंगे। तो क्षार जो है NaOH जल की उपस्थिति में ये क्या निकालेगा, जल की उपस्थिति में NaOH Na प्लस आयन और OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो जल की उपस्थिति में इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं, इसको क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि ये अम्ल जब जल में डालते हैं तो टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से H प्लस नहीं रह सकता है, यह जलीय विलयन के रूप में रहता है। तो हम कुछ अपक्रिया और देखेंगे, जैसे ये हमने देखा कि जब HCl को जलीय विलयन में मिलाते हैं H2O में तो बनता है हाइड्रोनियम प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन प्लस आयन ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, बल्कि ये जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस
बल्कि ये जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। कैसे? H प्लस है, जब हम इसको जल में मिलाते हैं H2O तो बनता है H3O प्लस आयन। यहाँ पर भी ऐसे बना सकते थे, जैसे HCl है तो ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है तो जलीय विलयन में रहता है तो बनेगा H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट निकाला गया है कि जो अम्ल है जलीय विलयन में हाइड्रोजन को प्लस आयन मुक्त नहीं करता है, इसीलिए जलीय विलयन के रूप में रहता है। और क्षार NaOH, ये जल की उपस्थिति में Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन निकलता है। ये भी जलीय विलयन के रूप में रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है तो जल में ही रहेंगे। जैसे KOH, जल की उपस्थिति में K प्लस आयन जलीय विलयन और OH माइनस आयन। यहाँ पर OH है। और जैसे MgOH को होल ट्वाइज, जल की उपस्थिति में Mg प्लस 2 OH माइनस 2 से गुणा, तो ये OH माइनस आयन निकाल रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि क्षारक में, क्षारक ये क्षार है, क्षारक जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। और जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये जल में घुलनशील है तो इसे क्षार कहेंगे। और अम्ल में क्या उत्पन्न करते थे? अम्ल जल में हमने देखा H प्लस आयन विलयन जलीय विलयन के रूप में, या फिर H3O प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल को जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं रहता है, ये जलीय विलयन के रूप में रहता है, या फिर इसको H3O प्लस आयन से भी लिखते हैं। तो फिर अम्ल जल में H प्लस आयन या H3O प्लस आयन उत्पन्न करता है, और क्षारक जो होता है जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल का H प्लस आयन या H3O प्लस आयन में उत्पन्न करता है, और क्षारक जो होता है जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। और इसमें है, अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस आयन जलीय विलयन के रूप में और तथा सभी क्षारक OH माइनस आयन जलीय विलयन के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो अब हम उदासीनी अपक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमने उदासीनीकरण अपक्रिया को पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल, लवण तथा जल बनता है। ये अम्ल प्लस क्षारक बना है लवण और जल। तो फिर यक्स, ये यक्स प्लस एक क्षारक जैसे MOH
बना है यम यक्स प्लस जल। तो इसको हम उदासीनीकरण क्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसमें यक्स क्या है, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व को यक्स से लिखते हैं। यक्स का मतलब हाइड्रोजन परिवार यानी FClBrIAT, FClBrIAT। इसमें से यक्स के स्थान पर कोई भी तत्व रख सकते हैं। और यम का मतलब कोई भी धातु, यम से मेटल होता है, मेटल यानी धातु, धातु हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोजन हाइलाइड, यानी यहाँ पर कोई भी FClBrIAT में से कोई भी एक रहेगा। तो फिर जैसे अम्ल में हमने पाया कि H प्लस होता है जलीय विलयन के रूप में, और क्षार में क्या होता था, OH माइनस आयन विलयन के रूप में। तो बनेगा क्या, ये दोनों जब मिश्रण करेंगे तो बनेगा हमारा जल लिक्विड के रूप में, ये हमारा विलयन के रूप में, ये भी विलयन के रूप में। हाइड्रोजन प्लस आयन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा जब अम्ल के साथ अक्रिया करेगा। और यहाँ पर बना जल लिक्विड के रूप में। इसमें है एक तनुकरण, किसे कहते हैं, तनुकरण क्या है या फिर तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण क्या होता है, लिखा है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर हम जब जल में अम्ल या क्षार मिलाए थे, तो अम्ल मिलाए थे तो हाइड्रोनियम प्लस आयन, और क्या निकला था, OH माइनस आयन। आयन की जो सांद्रता थी, सांद्रता यानी जो H3O प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन, हमने जब जल में अम्ल डाला था तो हाइड्रोनियम प्लस आयन निकला था, और जल में जब हमने क्षारक मिलाया था तो OH माइनस आयन निकला था। तो यही कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O प्लस आयन या OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो उसे तनुकरण कहते हैं। जब हम जल में अम्ल मिलाते थे तो H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन निकलता था, और क्षार मिलाते थे तो OH माइनस आयन निकलता था। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी इसमें H3O प्लस आयन या OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन यानी एक आयतन प्रति लीटर या फिर कुछ भी प्रति हो तो उसमें कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।
आगे की चर्चाएं कल करेंगे।